guys and welcome back to the next video of Accounts अड्डा। आज वीडियो नंबर 77 और वीडियो नंबर 77 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत क्या बैलेंस शीट है और क्यों बैलेंस शीट है और किस तरीके की बैलेंस शीट है, वो सब चीजें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम बैलेंस शीट के करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि जितना डर हमें लगने वाला है ना, उतना डर की बात है ही नहीं। ये बैलेंस शीट सबसे इजी बैलेंस शीट कही जाती है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें लिटरली कुछ भी नहीं है। सो गाइस देखते हैं क्या है हमारी बैलेंस शीट और क्या उसमें होने वाला है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहले तो काफी मेहनत लगी इस पूरे को लिखने में, तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ गाइस, हम सबसे पहले इन बैलेंस शीट के इंडिविजुअल आइटम्स को पकड़ते हैं, देखते हैं किसमें क्या क्या आता है। फिर हम ये देखेंगे कि अपने चैप्टर के हिसाब से, यानी कि जो तुम्हारा कंपनीज अकाउंट है उसके अकॉर्डिंग अभी हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को हम यहाँ लिखेंगे, बाकी चीजों को गायब करके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हम क्रिएट करेंगे जिससे हम बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है वो चीज समझ जाएंगे। सो गाइस देखो, मेरे पास यही कमी थी इसलिए मैंने उसको उस तरीके से बना दिया है जिस तरीके से हम सबको पसंद है, यानी कि एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड, बट एक्चुअल में ये पार्ट पूरा इसके नीचे आता है। ठीक है गाइस, तो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज हमारी बैलेंस शीट की जो हमें याद रखनी है वो ये है दैट लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू एसेट साइड। लायबिलिटी साइड इज इक्वल टू एसेट साइड। इस एक लाइन से हमारे आंसर में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है हमको। कैसे मिलेगा? लेट्स गेट बैक टू वर्क। देखो सिंपल है, वही सारी चीजें हैं जो चीजें हमने पुरानी बैलेंस शीट में देखी थी ना, जहां लायबिलिटी और एसेट्स अलग अलग थे, वही सारी चीजें हैं। एक तरफ था कैपिटल और लायबिलिटी और दूसरी तरफ था एसेट्स। इसमें भी बस वही है, बस इसके नीचे आ गया है वो, और कोई चेंज नहीं। ठीक है, देखो क्या है, एक चीज करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी कि मेन हेडिंग है, जैसे अपने होते थे ना टॉपिक, लायबिलिटी इस तरफ एसेट्स इस तरफ, तो ये बेसिक हेडिंग है। इसमें सबसे पहले अपना आता था भाई कैपिटल, तो इसमें भी वही कैपिटल है, बस नाम बदल के क्या हो गया है, शेयर होल्डर्स फंड। नाम क्या हो गया हमारा, शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि भाई वहां पे जो कैपिटल थी वो एक इंडिविजुअल मेरी थी। अब यहां सारे शेयर होल्डर्स की है तो इसमें आएगी सारी कैपिटल। अब भाई इस वर्ड से आप लोग समझ चुके होंगे कि शेयर होल्डर फंड के अंदर जो हमने लिखा है इसमें क्या आने वाला है। तो गाइस बिल्कुल सही सोचा आपने, इसके जो सब हेडिंग्स हैं इसमें आने वाला है कितने शेयर हैं, कितना पेमेंट मिल गया है, कितना पेमेंट मिलना बाकी है। सो गाइस देखो यार, इसमें सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा फिल आउट करना है वो यही है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितने शेयर हैं कंपनी के, कितने पैसे, कितने के शेयर बिक गए हैं, कितने पेमेंट आ गई है, कितना कॉल्स इन एरियर आ गया है, वो सारा का सारा काम हम कहां करेंगे, शेयर कैपिटल में करने वाले हैं। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट शेयर कैपिटल में ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, फैमिलियर चीज दिखा रहा हूं। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में तो आप समझ गए होंगे, जितने भी तरीके के हमने रिजर्व पढ़े हैं वो सारे इसमें आते हैं। मैं नाम बता देता हूं एक दो, जैसे तुम्हारा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर। तो देखो भाई, अगर मान लो 10 का शेयर है, 12 में बेचा, एक ही शेयर है, तो 10 रुपए तो आ जाएंगे कैपिटल में, यहां पे इधर लिखेंगे 10 रुपए। ठीक है, अगर एक ही शेयर है कंपनी के पास, और 2 रुपए कहां आ जाएंगे, रिजर्व में। समझ में आया? और टोटल 12 रुपए हो गए। अभी 12 रुपए कैश में आए हैं तो एसेट साइड कैश में लिखे जाएंगे। हम अभी करेंगे, सारी चीज करेंगे। नेक्स्ट अपना थर्ड पॉइंट है मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स। तो भाई ये ऐसी चीज है जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये भाई भूल जाओ कि वो था, कुछ सब गायब हो गया। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। भाई ये वो चीज है कि भाई शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आ गया है पर जिनको अब तक शेयर नहीं मिला है, तो ऐसा कोई भी काम हमारे नहीं आने वाला है, तो हम इसको भी मिटा लेते हैं। बड़ा दुख होता है गाइस, इतनी मेहनत लिखने के बाद हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गाइस, सिंपल है। देखो हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसमें आता था कैपिटल, उसके बाद सारी लायबिलिटी लिखते थे। ठीक है, इसमें कैपिटल लिख दिया, अब ये सारी लायबिलिटीज ही है और कुछ भी नहीं है। तो देखो लायबिलिटी का पहला नाम लॉन्ग टर्म बोराइंग। लॉन्ग टर्म बोराइंग आप समझ चुके हो। सबसे पहले देखो इसमें नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, एक करंट और एक नॉन करंट। तो नॉन करंट में कौन सी आती है? सारी आ गई। लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, लॉन्ग टर्म बोराइंग्स का मतलब डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं गाइस, ये हम आगे पढ़ेंगे। डिबेंचर एक तरीके से एक लोन होता है जो कंपनी लेती है। मैं इसलिए इस बैलेंस शीट को लास्ट में पढ़ाने वाला था, बट क्योंकि आप लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस बैलेंस शीट की, तो हम पहले इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब भाई इस पे है ना एक बहुत बड़ी डिबेट चलती रहती है कि भाई ये क्या चीज है, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता देता हूं कि भाई कंपनी हर साल की शुरुआत में एक एस्टिमेट लगाती है कि हमारा टैक्स इतना होना चाहिए। तो एक्चुअल टैक्स एंड द एस्टिमेटेड टैक्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, ठीक है। अगर उल्टा डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता है, जो हम यहां पर आएगा, ठीक है। पर अभी इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। सी पॉइंट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी बाकी सारी लंबे समय के लिए जो लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक लोन हो गया तो वो इसमें आ जाएगा, पर क्योंकि हम कंपनी पढ़ रहे हैं तो बैंक लोन नाम की किसी वस्तु का हमने उपयोग नहीं करा है, तो हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे समय के प्रोविजन। तो गाइस ये भी आप लोगों को पता है कि अगर कोई लंबे टाइम का कोई प्रोविजन हो, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसमें, जैसे भाई डीआरआर होता है और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो इस समय आ सकती है, पर अभी किसी काम का नहीं है, दायर कर दो, ठीक है। तो देखो अब तक हमने जो पढ़ा उसमें से 3-4 चीजें यही, बाकी सब किसी काम करेंगे। आगे देखो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोराइंग, शॉर्ट टर्म बोराइंग मतलब छोटे समय के लिए जो बोराइंग की जाती है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। बी पार्ट है तो ये भी अभी किसी काम का नहीं है, शॉर्ट टर्म बोराइंग हम नहीं करते अभी। बी पार्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब आपको पता है भाई ट्रेड पेबल्स कौन से होते हैं? ट्रेड पेबल्स होते हैं बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। तो भाई बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स अगर क्वेश्चन में मिल जाए आपको तो वो यहां लिख दिए जाते हैं, ठीक है। अभी कहिए क्या हमारी कंपनी में कहीं बिल्स पेबल वगैरह आया था क्या? एक जगह आया था अदर देन कैश में। तो अगर अदर देन कैश की बैलेंस शीट बनाने को आती है तो यहां हमें उसमें बिल्स पेबल वगैरह लिखते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं भाई क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। आगे देखो अदर करंट लायबिलिटी, कोई और अगर छोटी मोटी लायबिलिटी हो जाती है, जैसे एक है मैं बताऊं आपको, वो आती है हमारी कॉल्स इन एडवांस। अगर हमें एडवांस कहीं से मिलता है तो कॉल इन एडवांस यहां लिखा जाता है और कहीं नहीं लिखा जाता, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी। अब देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, छोटे टाइम के लिए प्रोविजन, पीबीडी वगैरह हो गया और या छोटी मोटी चीजें हैं वो यहाँ आती है, बाकी कुछ नहीं आता, तो हम इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी वाले सेक्शन में कितनी चीजें काम की थी? 1, 2, 3, 4 और 5, सिर्फ 5 चीजें काम की हैं। बाकी जो चीज थी वो हमारे अभी किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट से डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत छोटी सी है, ठीक है। इस तरह वाले देखो एसेट्स में फटाफट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कराने की सोच रहा हूं मैं, अगर वीडियो छोटी रहती है तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। देखो नॉन करंट एसेट्स, अब नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जो कि लंबे टाइम तक चले। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आप लोगों को पता है क्या होता है, जो कि 1 साल से लंबे चलते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर और ये सारी चीजें, ठीक है। देखो सबसे पहले फिक्स में आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल मतलब जिनको टच करें, बिल्डिंग वगैरह इसमें आ जाती है। अब इस क्वेश्चन में बिल्डिंग कहां आती है? जब मैं अदर देन कैश में खरीदता हूं ना तो बिल्डिंग आती है, तो वो यहां आ जाए। इंटेंजिबल में गुडविल, तो गाइस गुडविल कहां है वो सब आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, किसी काम का नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी भाई किसी काम की वस्तु नहीं है, तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट इज ऑफ नो यूज, तो हम इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब तक हमारे जो 2 चीजें यानी बस एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल में बिल्डिंग आती है, इंटेंजिबल में क्या आता है? गुडविल आती है। तो अगर क्वेश्चन में ये मिले, वैसे नहीं मिलेंगे 99% केस में, मिलते हैं तो हम यहां टिका देंगे, वरना नहीं लिखना। आ जाओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से लंबे चले, तो अभी हमारे कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं आए। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, यहां हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पढ़ी थी, उसका अपोजिट डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। आगे देखो लॉन्ग टर्म एडवांस। लॉन्ग टर्म एडवांस मतलब लंबे समय के लिए मैंने किसी को लोन दिया है तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है। पर अभी कुछ भी नहीं है, क्यों? हम कंपनी पढ़ रहे हैं, कंपनी में हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उन सब में इस तरह की कोई भी वस्तु नहीं है, तो वो हम यहां पे मिटाते चल रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। आगे देखो अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, बाकी सारे लंबे टाइम के लिए कुछ एसेट्स अगर निकल के आ जाते हैं तो वो इसमें आ जाएंगे, पर अभी हमारे कहीं भी नहीं है। आगे देखो करंट एसेट्स।
अब करंट एसेट्स आप लोग को सबको पता है क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या नाम है, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो वो इसमें आ जाएगी। कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। आगे देखो, बी पार्ट है इसमें इन्वेंट्री। इन्वेंट्री काम की चीज, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो अगर मैं स्टॉक का आता है कंपनी में, अगर अदर देन कैश में मैंने कंपनी में शेयर खरीदे हैं, शेयर बेचे हैं, तो वो स्टॉक आता है, तो वो इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, या ट्रेड पेबल्स था, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, तो भाई ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा भारी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश की रिलेटेड सारी चीजें इसमें आ जाएगी, भले वो कैश का बैलेंस हो, बैंक अकाउंट का बैलेंस हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो, वो सब इसमें आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्ट टर्म एडवांस, छोटे टाइम के लिए मैंने किसी को लोन दिया है, वो भी हमारी नहीं है। और एफ पॉइंट है अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तो अदर शॉर्ट टर्म एसेट्स, तो वो भी नहीं है हमारे, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा बैलेंस शीट, हमने इतना बड़ा लिखा था, उसमें से छाट छूट के मुश्किल से हमें 10 से 12 चीजें मिली जो कि हमको करनी है। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल देखें, देखो ध्यान रखना, ये दोनों बराबर चलेंगे, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी होगा हमेशा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी एग्जांपल लिया ना, वही करके देखते हैं, शॉर्ट में बताता हूं, फिर हम स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहली बात, इनमें सबसे पहला काम क्या है, ये क्या है, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या होता है, मैंने समझ लेना। हम बैलेंस शीट में एक फाइनल फिगर लिखते हैं, 10 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 2 लाख, 50 लाख, 5 लाख, कितना भी, वो फाइनल अमाउंट होता है। अब वो फाइनल अमाउंट कैसे आया, वो बताया जाता है नोट्स टू अकाउंट। जैसे मैंने यहां लिख दिया, जैसे मैं इसको बताता हूं, देखो जैसे मैंने यहां लिख दिया शेयर कैपिटल 5 लाख की, अब वो 5 लाख की किस तरह आई, वो बताया जाएगा नोट्स टू अकाउंट में, वो हम बनाएंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं छोटा सा, फिर हम करते हैं। जैसे देखो, जैसे भाई कंपनी ने शेयर इशू करे 10 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम, एग्जांपल ले रहा हूं बस, ठीक है। एक ही शेयर है, 10 रुपए ईच प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, एक ही शेयर। तो देखो कैसा आएगा, शेयर कैपिटल में 10 रुपए, ठीक है, 2 रुपए जो प्रीमियम के हुए वो कहां आ जाएंगे, रिजर्व में, एसपीआर में, रिजर्व में। 12 हो गए, लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ गया, 12। एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में जब 10 और 2 12 में शेयर गया तो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा कैश में। कैश में कितने रुपए आए, 12 रुपए, देख लो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो एक छोटी सी चीज है इसकी, हमेशा बराबर होगा। जैसे मानो अदर देन कैश वाला है ना, अदर देन कैश में किस तरीके से करना है भाई, मान लो 2 लाख रुपए की स्टॉक क्या कहते हैं बिल्डिंग ले ली और बदले में शेयर दे दी, है ना। तो देखो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग गई, तो एसेट्स में टेंजिबल में कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए यहां लिख दिए, इन सबके नोट बनते हैं, ठीक है, बताओ। और अल्टीमेटली 2 लाख रुपए के क्या गए, शेयर चले गए, तो यहां पे 2 लाख रुपए के क्या आ गए, शेयर आ गए, सिंपल था। तो 2 लाख रुपए यहां है, 2 लाख रुपए यहां है, तो अल्टीमेटली हमेशा ये दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इतना जो बड़ा इसने एरिया दे रखा है उसको एक शॉर्ट में करते हैं और आपको समझाता हूं कि भाई नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, और फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन इसका पुटअप करेंगे जिससे समझेंगे कि किस तरीके से बैलेंस शीट को कंप्लीट किया जाता है। तो नोट्स टू अकाउंट क्या चीज है, कि भाई नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, किस तरीके, बिल्कुल गाइस सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई नोट्स टू अकाउंट कोई बहुत बड़ी चीज है। तो देखो सिंपल है, मैंने क्या करा है, बैलेंस शीट को शॉर्ट कर लिया है। बैलेंस शीट में जो जो काम की चीजें हैं, जहां तक हमें लगती है कि भाई सिर्फ इतनी सी चीजें हैं जो कि हमारी काम की हैं, बाकी सारी हमारे इस चैप्टर में जनरली नहीं आती है। इनमें से भी 2-3 चीज ऐसी हैं जो कि नहीं आती है। मैं एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं। देखो शेयर कैपिटल, शेयर आएंगे इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस प्रीमियम आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर है तो वो आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, ठीक है। एसेट साइड में सिर्फ एक ही चीज लिखी है मैंने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे कैश से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। अब समझ, यहां पे क्या है, एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, बैलेंस शीट इज ऑलवेज द फाइनल अमाउंट। बैलेंस शीट में हमेशा सिर्फ और सिर्फ फाइनल अमाउंट दिखाया जाता है। फाइनल अमाउंट दिखाने का मतलब उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन या मीडियोटर अमाउंट नहीं दिखाया जाता।
कि भाई शेयर इशू करे, पार प्रीमियम, हम सिर्फ फाइनल आएंगे कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर कितने शेयर थे, कितनों के पैसे मिले, कितनों के नहीं मिले। एट द एंड हमेशा याद रखना, बीच में नहीं बनेगी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनेगी एट द एंड। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई अलॉटमेंट के बाद बैलेंस शीट बनानी है, तो अलॉटमेंट एक एंड हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एट द एंड साल खत्म होने के बाद ये देखना है कि इन सारे ट्रांजेक्शन से क्या फर्क पड़ा। जैसे शेयर इशू करे तो भाई कहां का फर्क पड़ेगा, एक तो शेयर यहां आएगा और उसके बदले में जो पैसे आएंगे वो यहां आएंगे, काम खत्म, एसेट्स और लायबिलिटी बराबर। शेयर इशू करे प्रीमियम पे, तो शेयर कैपिटल में शेयर का पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम का पैसा, और दोनों पैसे जुड़ के कहां आ जाएंगे, इस बार, ठीक है। समझ में आया भाई। शेयर फोरफिट करें, शेयर रीइशू करें, ये सारी चीजें हैं, पर ये सारी चीजें याद में ये रखनी है कि एट द एंड हमें फाइनल रिजल्ट की बात करनी है कि फाइनल रिजल्ट क्या हुआ और उससे किस पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। समझ में आया। जैसे कि एक टीम है जिसने फाइनल स्कोर इतना बना लिया, तो फाइनल स्कोर तो हो गया हमारा बैलेंस शीट का टोटल, हर खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं वो इसमें आ जाएगा। पर ये नहीं मतलब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि खिलाड़ी ने कितने चौके मारे, कितने छक्के मारे, वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। वो दिखाने के लिए हमारे पास है नोट्स टू अकाउंट। समझ में आया। द फाइनल स्कोर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट, इंडिविजुअल स्कोर वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पॉइंट्स, एंड कैसे उन्होंने रन बनाए हैं, कैसे बिल्डअप हुआ है, वो सारी चीजें बताने के लिए हमारे पास है नोट्स। तो हमें क्या करना है, फाइनल आउटपुट यहां लिखना है, कितने चौके मारे, कितने छक्के मारे, वो सब इनके आगे नंबर डल जाएगा। जैसे शेयर कैपिटल का नंबर 1 डाल दिया, राइट, तो वर्किंग नोट में नंबर 1 यहां लिखा, और कितने चौके कितने छक्के मारे, यानी कि कितने शेयर है, क्या है, वो सब चीजें यहां लिख दी। समझ में आ गया नोट्स टू अकाउंट का मतलब। और एक चीज ये याद रखो गाइस, नोट्स टू अकाउंट इज अ नोट, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता इसका। हमारा पर्टिकुलर डिटेल और नेट, कहीं पर पर्टिकुलर और अमाउंट का फॉर्मेट होता है, तो इट्स जस्ट अ नोट। इसको इतना टिपिकल मत लो, ये एक सिर्फ नोट है जहां हम बताते हैं कि भाई जो अमाउंट आया है वो किस तरीके से आया है। समझ में आ गया, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, पहले मैं शेयर का बताता हूं क्योंकि सबसे टेढ़ा जो है वो शेयर कैपिटल का ही है। पता नहीं क्यों है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, पर है कुछ नहीं, सिर्फ हमें लिखने की बात है। गाइस मैंने स्टार्टिंग में 3 तरीके की कैपिटल बताई थी आपको, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। 3 तरीके की कैपिटल बताई थी, वो तीनों तरीके की कैपिटल हमको यहां लिखनी है। तीनों तरीके की कैपिटल कहां लिखनी है, यहां लिखनी है। ऑथराइज का मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो भी कंपनी इशू कर सकती है। उसके बाद इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू करी। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब का मतलब शेयर होल्डर्स ने कितनी कैपिटल यूज करी है, ठीक है। तो हम यहां जब शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे उसमें ये तीनों चीजें लिखेंगे। काम कुछ नहीं है 2 का, शुरू के 2 का, यानी ऑथराइज और इशू का कोई काम नहीं। जैसे देखो यहां पे, यहां पहले मैं लिखूंगा ऑथराइज कैपिटल, या कुछ नहीं, जितने की अगर क्वेश्चन में आपको ऑथराइज कैपिटल गिवन है तो वो लिख दो, मैक्सिमम कैपिटल। अगर नहीं गिवन तो जितने क्वेश्चन में है, यानी कि क्वेश्चन में लिखा है 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो उसी को ऑथराइज कैपिटल बना के लिख दो। तो क्या काम है इसका, कोई काम नहीं। जैसे देखो 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, यहां लिख दिया 50,000 इंटू 10, 5 लाख। अब ये 5 लाख का कोई काम नहीं है, ये हमेशा रखना, इसका कोई भी काम नहीं है, ये बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाया जाएगा। ये सिर्फ नोट में इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि जब कंपनी होती है, समझना इस चीज को, भाई बड़ी कंपनी है, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल। अब कंपनी को अपनी बैलेंस शीट देख के ये तो पता चलना चाहिए ना कि भाई कितनी कैपिटल वो इश्यू कर सकता है और कितनी उसने कर दी, तो और कितनी अमाउंट का कैपिटल वो और कर सकता है। जैसे मानो 50 करोड़ की कैपिटल उसकी ऑथराइज है, मैक्सिमम कैपिटल, उसने इस 50 करोड़ में से 30 करोड़ की कैपिटल को इश्यू कर दिया या सब्सक्राइब शेयर बांट दी। अब कंपनी को यह पता होना चाहिए कि भाई अभी 20 करोड़ की कैपिटल और है जो कि वो फ्रेश इशू कर सकता है। तो इसका सिर्फ एक ही काम है कि भाई देख के पता लग जाए, इसका ये 5 लाख कहीं भी शो नहीं होगा, ना तो ये बैलेंस शीट में कहीं आएगा ना कुछ होगा, ठीक है, ये सिर्फ लिखने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है हमारा इशूड कैपिटल।
इशूड कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन हो तो अच्छी बात है कि भाई कितने शेयर मार्केट में डाले, नहीं गिवन तो वही होता है, ठीक है, जितने क्वेश्चन में लिखे हुए हैं शेयर वही इशूड हो जाता है। एट द रेट 10 ईच 15 ईच जितने का भी शेयर हो, ये भी 5 लाख है, जितना भी है। अगर क्वेश्चन में ऑथराइज अलग दे रखी है, इशू अलग दे रखी, तो अलग अलग है, पर इसका भी कोई काम नहीं, ये भी ऐसे बस यहाँ छप गया, फोटो फ्रेम की तरह छप गया, बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं होगा, ये 5 लाख रुपए कहीं जुड़ेंगे भी नहीं। जो चीज जुड़ेगी वो है कि पब्लिक ने कितने शेयर लिए। अब एक चीज कंफ्यूज नहीं होना, पब्लिक ने कितने शेयर लिए का मतलब क्या है, मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी कि इशूड कैपिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सब्सक्राइब, यानी कि अगर मैंने 50,000 शेयर इशू करे हैं तो पब्लिक या तो 50,000 से कम शेयर ले पाएगी या फिर 50,000 तक ले पाएगी, 50,000 से ज्यादा शेयर नहीं ले सकती। अगर ज्यादा शेयर की एप्लीकेशन आई है तो हम उसको प्रो रेटा बेसिस या खत्म कर देते हैं, या तो रिटर्न कर देते हैं या फिर खत्म कर देते हैं। तो इश्यूड कैपिटल या तो सब्सक्राइब के बराबर होगी या कम होगी। तो पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे वो यहां आ जाए। अगर पब्लिक ने 50,000 से ज्यादा की एप्लीकेशन दी है तो हमने सब छाट बांट कर दिया होगा और अल्टीमेटली ये 50,000 के शेयर यहां आ जाएंगे। और अगर पब्लिक ने कम लिए हैं तो वो यहां पे आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके। तो इसके बाद देखो दो चीजें आती है, वही काम की है, ये तो काम की नहीं है, ये किसी काम की नहीं है। देखो एक आता है सब्सक्राइब, ये काम का है, एंड फुल्ली पेड अप, ये वर्ड काम का है भाई। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब पब्लिक ने ले लिए और उनके पूरे पैसे मिल गए। अगर पूरे पैसे मिल गए हैं तो यहां हमें पूरे लिखना है। गाइस मैं यहां लिख देता हूं पहले, जैसे मानो 10 रुपए का शेयर है, 532। अगर कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांग लिए और ये 10 रुपए मिल गए तो यहां क्या लिखूंगा मैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जितने शेयरों के पैसे मिल गए, सबके मिल गए, तो 50,000 शेयर एट दी रेट, मानो कंपनी के पास 40,000 ही शेयर है तो 40,000 शेयर एट दी रेट 10 इंच, तो यहां लिख दिया भाई 4 लाख, यहां पे बाहर आएगा, इससे ही खत्म है। ठीक है, अब मानो ये तो था भाई पूरे पैसे मिल गए, ठीक है। अब मान लो कि भाई 5,000 शेयर ऐसे भी हैं जिन लोगों ने पैसा पूरा नहीं दिया, यानी कि जिन लोगों का एरियर होगा कहां पे, फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे हो क्या हो गया, एरियर हो गया। अब क्या करें, तो वो इनके अंदर नहीं आएगा, ये तो हो गए 40,000 खत्म। अब जो भाई मान लो 45,000 थी, जिसमें से 40,000 के तो पूरे पैसे मिल गए, तो वो तो हम नहीं आ रही थी। अब बाकी जो 5,000 शेयर्स हैं उनके पूरे पैसे नहीं मिले, वो कोई भी रीजन हो सकता है, या तो भाई कॉल्स इन एरियर हो गया या फिर कंपनी ने पैसे मांगे नहीं तो भी अलग हेडिंग लिखना है, और कॉल्स इन एरियर हो गया तो भी उसको लिखना है। किस तरीके से लिखना है, देखो हेडिंग आएगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी कि पूरा पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, दो रीजन है, या तो कंपनी ने मांगा ही नहीं या फिर कंपनी ने मांगा पर नहीं मिला। तो किस तरीके से लिखेंगे भाई, अगर नहीं मिला है, एरियर हो चुका है, तो यहां लिखेंगे जैसे मान लो 5,000 का था, 5,000 शेयर एट दी रेट, गाइस जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, आप लोगों को दिख जाए, ताकि 5,000 शेयर एट दी रेट 10 ईच। 10 ईच क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने मांगे तो पूरे, तो यहां 50,000 रुपए यहां लिख दिए, ठीक है, चाहो तो यही लिख लो अंदर ही, इसलिए मैं डिटेल और नेट अलग अलग बनाता हूं ताकि फायदा है। अब एरियर कितने का हो गया, 2 रुपए, तो यहां लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरियर, कितने रुपए भाई, 5,000 शेयर के 2 रुपए, 1,000 रुपए का एरियर हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 49,000, कितना आ गया 49,000। क्यों आया भाई, 1,000 रुपए का क्या हो गया है, एरियर हो गया। ठीक है, अगर कंपनी ये 2 रुपए मांगती ही नहीं, सिर्फ 8 रुपए ही मांगे, तो यहां पे मैं डायरेक्ट 5,000 शेयर एट दी रेट 8 रुपीज लिख देता 10 की जगह। क्यों, क्योंकि मैंने मांगे ही नहीं तो एरियर हो गए। समझ में आ गया, सिंपल है गाइस, कुछ भी नहीं है, समझने वाली चीज है। इनमें से ये दो ऑथराइज और इशूड, ये तो किसी काम के नहीं, काम की तो बस ये है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, जिन शेयरों के पूरे पैसे मिल गए, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, जिन शेयरों के पूरे पैसे नहीं मिले। ठीक है, जिनके पूरे मिल गए उनका लिखा, जिनके पूरे नहीं मिले उनके कॉल्स इन एरियर माइनस करके यहां लिख दिया है। ठीक है, टोटल कितना हो गया 4,49,000,
ठीक है, अब ये 4,49,000 सीधे सीधे यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये तो हो गया काम। अब भाई ये 4,49,000 आया है तो ये सीधे कहां जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, अगर प्रीमियम होता तो मैं यहां रिजर्व एंड सरप्लस का एक और वर्किंग नोट बनाता, वहां डायरेक्ट लिखता कि भाई इतने शेयर है, उनका 2 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए का प्रीमियम है, और वो अमाउंट यहां लिख दिया। अब यहां कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया। ठीक है, साफ यहां पे लिखना है 40,000 शेयर एज इट इज आ जाएगा, 40,000 शेयर एट दी रेट 10 ईच। ठीक है, कितने हो गए भाई, 4 लाख रुपए। ठीक है, प्लस 50,000 शेयर या 5,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, ये हो गया 50,000 अंदर लिखा, लेस कॉल्स इन एरियर, कितने का, 1,000 रुपए का। ठीक है, टोटल आया 49, टोटल करके हमारा लिख दिया 4,49,000 रुपए। ठीक है, तो वही अमाउंट मैंने यहां लिख दिया 4,49,000 रुपए, और ये हो गया हमारा काम। बैलेंस शीट का टोटल कर लो, ये लायबिलिटी साइड 4,49,000, ये एसेट साइड 4,49,000। ठीक है, सिंपल है बैलेंस शीट, कुछ भी नहीं गाइस, समझने वाली चीज है। अगर आप समझ सकते हो तो बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमने करा क्या है, कुछ नहीं करा, जितने के शेयर थे वो शेयर अमाउंट यहां लिख दिया, बस 4,50,000 के शेयर थे, जिसमें से 1,000 रुपए का एरियर हो गया, तो 4,49,000 यहां लिख दिया, और वही 4,49,000 यहां लिख दिया। ये वर्किंग नोट से कंफ्यूज नहीं होना, ये दो तो काम फालतू का है, ऑथराइज और इशू, ये तो फालतू का है, ये सब में छापना है बस। ठीक है, काम का तो ये, जिनके पैसे मिल गए वो यहां, जिनके कम मिले उनके माइनस करके हमने यहां दिखा दिया। समझ में आया? ठीक है गाइस, तो गाइस मैंने पहले सोचा था क्वेश्चन इसी में कराऊंगा, पर क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि भाई बैलेंस शीट है, एक बार करा के मैं खत्म करूंगा, तो इस बैलेंस शीट के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि वो वीडियो आपकी जल्द से जल्द, बिना एक दिन का टाइम वेस्ट करे, हम जल्द से जल्द उस वीडियो को आप तक पहुंचा दें। ठीक है, सो गाइस एक चीज और, अभी हमारी वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, पता नहीं क्यों भाई यूट्यूब जो है वो बार बार मोनेटाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब की पॉलिसी के चक्कर में। ठीक है, तो वो 2 बार अपलोड करनी पड़ रही है, तो आपकी वीडियो जो भी पिछले 1-2 दिन में हुआ था वही अपलोड हो गई, फिर 10 मिनट बाद डिलीट होके वापस से अपलोड हो गई, तो वो कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी कोई इशू नहीं है, अगर आपकी वीडियो वापस डिलीट हो जाती है तो वापस से अपलोड हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो देयर इज नो इशू इन दैट। सो गाइस कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स एंड डाटा, डोंट फॉरगेट कि भाई इसके बाद की जो वीडियो है उसमें हम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट दैट वीडियो, एंड ऑल्सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। इको के लिए मेरा चैनल है इकोनॉमिक्स एंड टिप्स, बिजनेस के लिए है माइंड योर ओन बिजनेस, और बुक अमेज़न पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन गिवन इन द